नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है काल्म इज़ अ सुपर पावर, डोंट लेट स्ट्रेस किल योर हैप्पीनेस। बिल्कुल, अगर जो शांति है मतलब किसी को भी आप अपना शांति बना के रखिए, ठीक है। शांति जो है ये एक महाशक्ति है और इस महाशक्ति को आप अपने जो तनाव है उसके ऊपर हावी मत, मतलब उसको जो तनाव है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। शांति से सारे मैटर्स को सुलझा लीजिए, है ना, ऐसा ये कहा जाता है। आप अगर काल्म के बारे में जानते हैं तो एक ही इंसान समझ में आता है, नज़र आता है, डेट इज़ महेंद्र सिंह धोनी। आप देखेंगे कि कितना भी टफ सिचुएशंस में महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही काल्म सिचुएशन से, इसीलिए उनको कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 नवंबर 2023 को यहाँ पे क्लोवेरिटी साइमंड्स यानी कि ये एक संस्था है, क्वेरेली साइमंड्स के द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रहा है। तो भारत में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है ये पूछा गया है। तो भारत में रहा है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी होता है, उसमें भी देखिएगा, और यहाँ पे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आईआईटी मुंबई जो है ये भारत में टॉप पे रहा है और ऐसे एशिया में 40वां स्थान पर रहा है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आईआईटी जो बॉम्बे है ये तो भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें 44वां, लेकिन इसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है भारत में, लेकिन ये एशिया में 46वें स्थान पर रहा है। वहीं पे इस रैंकिंग में चीन के जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 पर रहा है और हांगकांग यूनिवर्सिटी ये दूसरे स्थान पर रहा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंगापुर ये तीसरे स्थान पर रहा है। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस साल क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के कुल 856 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था, जिसमें ये रैंकिंग निकल के आया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 कौन है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये हांगकांग चाइना का है दूसरे नंबर पे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है, तीसरे पोजीशन पे है। और नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये भी सिंगापुर का कंपनी ये यूनिवर्सिटी है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद सिंजुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना का है, चाइना का ही इसमें देखिए सब टॉप पर है ना। और उसके बाद साउथ कोरिया का यानसी यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी, ये सब 8 और 9 10वें पोजीशंस पे है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए इंडियाज बेस्ट टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जब जारी हुआ था, तो इसमें जो है ये आईआईएससी बेंगलोर जो है ये भारत में टॉप स्थान पर रहा था और ऐसे वर्ल्ड रैंकिंग में 155वां स्थान पर रहा था, ये याद कर लीजिएगा। और ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 निकाला गया है, इसमें दो टॉप 200 में भारत का 19 यूनिवर्सिटी शामिल है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में बिहार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रति माह 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं। तो ये है 94 लाख व्यक्ति, मतलब परिवार है जो कि 6,000 से कम कमाते हैं। 9.4 मिलियंस पीपल्स जो है, फैमिली जो है वो 6,000 से कम आय के लोग हैं जो इनकम करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये एक रिपोर्ट के अनुसार मालूम चला है, बिहार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये मालूम चला है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा में जाति आधारित आरक्षण रिपोर्ट का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेटा पेश किया गया। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस आंकड़े को पेश किया। बिहार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 9.5 मिलियन परिवार प्रति माह 6,000 से कम कमाते हैं, जो राज्य के 27.6 मिलियन परिवारों को 34.13% है, ये याद कर लीजिएगा। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है फ्रेंड्स, है ना। इसीलिए आपको मालूम होगा कि गरीब राज्य हम लोग बिहार
कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं। इसमें देखिए अनुसूचित जाति यानी कि SC 42.93% लोग हैं, प्रति माह 6,000 से कम कमाते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 42.7% है जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, और 33.58% ये पिछड़ी जाति के हैं, और 33.16% ये सामान्य वर्ग के यानी कि जनरल वाले हैं ना, और 25.09 ये क्या है, गरीब है। सामान्य वर्ग में गरीबी सबसे अधिक भूमियारों में 27.58% है, यानी कि ये भूमियार में गरीब हैं इतने परसेंट। ठीक है, ये सब एक आंकड़ा है, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग को आंकड़ा पर ध्यान नहीं देना है, बस ये देख लेना है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सामान्य श्रेणी में कार्यस्थल के पास सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक संख्या समुदाय का 6.68% है। रिपोर्ट के अनुसार 14% लोग झोपड़ियों में रहते हैं और केवल 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट से पता चला कि राज्य के 3.5% लोग जो है वो दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में खुल के आया है। ठीक है, चलिए। माइग्रेंट वर्कर आप लोग को जानते ही है कि बिहार से सबसे ज़्यादा सब जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 8 नवंबर को, तो इस बार का इसका विषय क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जो आयुर्वेद दिवस है यह धन्वंतरि जयंती पर या फिर धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार 8 नवंबर को मनाया गया है और पूछा गया है कि इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का जो थीम है यह है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम जो है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, जिसकी टैगलाइन है हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, यानी हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, ये इसका टैगलाइन भी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, थीम के जगह पे आपसे टैगलाइन भी पूछ सकता है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान, ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें 2 संस्कृत शब्द शामिल है। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान और या फिर विज्ञान, दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा देने का और समर्थन दे रही है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद दिवस 8 नवंबर को इस बार मनाया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में नेशनल कॉर्पोरेटिव्स ऑर्गेनिक लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक ब्रांड किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत ऑर्गेनिक जो ब्रांड है ये नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका लॉन्चिंग कौन किया है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और भारत के गृह मंत्री भी कौन है? तो अमित शाह ही है, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना, गृह मंत्री। ठीक है, तो चलिए ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका उद्घाटन जो है ये सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो गुजरात में है, इसे भी याद कर लीजिएगा इस कंपनी का। और इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति के अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। और ये जो है ये इन्हें मदर डेयरी के सफल ओरिएंटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा, ऐसा ये जो उत्पाद है उसमें। ठीक है, इसमें 6 जैविक उत्पाद है, जैसे अरहर का दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल, ये जो है इसमें उत्पाद है, इसमें बेचा जाएगा ये इस कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। उन्होंने नई दिल्ली में ये इसका द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से जैव उत्पादों को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को भी संबोधित किया है। ठीक है, और इसमें 6 ऐसे उत्पाद को बेचा जाएगा, इसमें यह कहा गया है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखिए इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड, फर्स्ट इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू 2020 डेटा। ऑर्गेनिक और अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का बात करें तो भारत चौथे स्थान पर आता है। इसमें देखिए इंडिया हैज़ 27 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन।
ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट आर सम स्टेट्स लीडिंग इन द सर्टिफिकेट। ऑर्गेनिक खेती के लिए ये सब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जो है टॉप पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस डे ये हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के वर्षगांठ पर यह प्रतीत मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना, ये इस बार का थीम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिय परिषद का संवाद हुआ है। ये कौन सा संस्करण था? तो आपको मालूम होगा 2+2 वार्ता होता है, यानी कि दोनों देशों के साथ दोनों देशों का रक्षा मंत्री और दोनों देशों का जो विदेश मंत्री है वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है 2+2 वार्ता, और ये 5वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 5वां नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ ये वार्ता किए हैं। ठीक है, इसमें ये 5वां वार्ता था। चौथा जो है ये भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में हुआ था। इस बार ये नई दिल्ली में हो रहा है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अमेरिका का बात करें तो इसका जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, और वहाँ के अभी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन है, आप लोग सभी जानते हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। अभ्यास तर्कस, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और मालाबार युद्ध अभ्यास, जिसमें क्वाड देश का समूह है 4 देशों का, वो होता है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये हम लोग का नई दिल्ली में संपन्न हुआ 10 तारीख को, यानी कि कल ही हुआ है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी केंद्र सरकार के द्वारा नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोनों को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गोवर्धन सिंह रावत को और अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोनों। ठीक है, दोनों लोगों को प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गोवर्धन सिंह रावत को कार्यभार संभालने के से 5 साल या अगले आदेश आने तक इनको इस पद पर रखा जाएगा, और अजय कुमार सूद को ये 31 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद पहले नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक थे, या ऐसा बोले। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वित्त मंत्री के अधीन ये कार्य करता है। नाबार्ड का नेतृत्व वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष के बी साजी कर रहे हैं। उप प्रबंध निदेशक 2 पद खाली था जिस पे ये नियुक्ति हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नए अब रिसेंट नियुक्ति के बात करें तो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल में किनको नियुक्त किया गया है? फॉर्मर सीजीआई एनवी रमन्ना जी को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जयप्रकाश सिन्हा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज डायरेक्टर एमएस धोनी, और उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को महानिदेशक कौन है? तो मनीष देसाई। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल डीसी ऑफ आकाशवाणी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, और ये जो है उदय कोटक अभी रिजाइन कर दिए हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया, जैसे डीजी ऑफ एनटीए सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ये श्याम सुंदर गुप्ता हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक अश्वनी कुमार हैं। ठीक है, उसके साथ साथ
यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो सुरेंद्र कुमार आधना चुने गए हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीएम मोदी फिर से बन गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस एस.आर. चौधरी बने हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जे. राजेंद्र मेनन बने हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी? तो ये करेगी साइमा वाजेद, जो कि शेख हसीना की बेटी है। आप लोग जानते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है साइमा वाजेद, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को नियुक्त किया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन अभी नियुक्त किए गए हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नुल्लू बने हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल ये रघुवर दास बने हैं। और उसके बाद आईएससीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये पंकज बोहरा हैं। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट के भारत में कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पुनीत चंदोक बने हैं। भारत के कैबिनेट सचिव 1 वर्ष का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है राजीव गौबा जी का। टेस्ला के सीएफओ कौन बने हैं? नए सीएफओ ये वैभव तनेजा बने हैं, ठीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये सुभाषिष तालपात्रा बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अमित सिंह झिंगरन बने हैं। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? तो आर दुराई स्वामी बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है फ्रेंड्स। सेबी के 2 पूर्णकालिक नए सदस्य कौन बने हैं? तो कमलेश वर्षाने और अमरजीत सिंह बने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिसेंट नियुक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। एक बार आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पे, अभी इसमें वर्तमान में कौन क्या है वो भी इसमें दिया हुआ है। और ये इसे आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी 1 नंबर आने का प्रबल संभावना है, इसे थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है भारत बोटोनिक्स द्वारा भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा निम्नलिखित में से किस शहर में खोली जाएगी? तो ये देखिए भारत बोटोनिक्स के द्वारा इंडिया लार्जेस्ट कोल्ड प्रेस फैसिलिटीज जो है ये राजकोट में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राजकोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत बोटोनिक्स ने घोषणा की है कि उसकी वुड प्रेस कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग सुविधा है, ये राजकोट गुजरात में खोली जाएगी। और ये 16,000 वर्ग फुट में फैला हुआ होगा और अपनी तरह की सबसे स्वचालित सुविधा वाला होगा, यानी कि ऑटोमेटेड होगा। ये विभिन्न प्रकार के लकड़ी के दबाए गए तेलों की पेशकश करेगा, जैसे कि मूंगफली तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल, सूरजमुखी का तेल इत्यादि, ठीक है। भारत बोटोनिक्स के सह संस्थापक मनीष पोपट ने कहा कि कंपनी मांग के पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। भारत बोटोनिक्स एक गुड प्रेस खाद्य तेल कंपनी है। यह अपने शुद्ध रसायन मुक्त और प्राकृतिक तेलों के लिए जाना जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, भारत बोटोनिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में कौन 2 भारतीय क्रिकेटर शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा नया रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें भारत के शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज टॉप स्थान पर रहे हैं। बल्लेबाजी में शुभमन गिल और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज टॉप स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आईसीसी रैंकिंग में शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज टॉप पर रहे हैं। 8 नवंबर को यह रैंकिंग जारी किया गया। शुभमन गिल 830 पॉइंट के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि बाबर आजम जो है 824 के साथ दूसरे नंबर पर हैं, पाकिस्तान के, ठीक है।
यह जो है शुभमन गिल 41 पारियों में एक रैंकिंग तक पहुंचने वाले दूसरे तेज खिलाड़ी बन गए हैं और MS धोनी 38 पारियों में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, 2023 में वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी में शामिल हो गए हैं शुभमन गिल, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वहीं मोहम्मद जो सिराज है वनडे गेंदबाज नंबर 1 बन गए हैं। रैंकिंग में शीर्ष 10 में अन्य 3 भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 गेंदबाज थे, 5 स्थान गिरकर वो नंबर 5 पर आ गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ये पहले नंबर 1 बॉलर हुआ करते थे ICC रैंकिंग में, लेकिन अब ये 5वें स्थान पर है शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जो रिवीजन कर लेते हैं, कुछ कुछ जो हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर्स में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज का नाम बताइए, तो वो एंजेलो मैथ्यूज है। और किस देश के हैं ये, तो श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर श्रीलंका के हैं, इसे याद कर लीजिएगा, एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, और ये किन के बीच में मैच हो रहा था, तो ये श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा था। हाल ही में क्रिकेट आइकन MS धोनी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये मोहम्मद शमी बने हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो रांची में किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, रांची में हुआ था। बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा, ये याद कर लीजिएगा। 24वीं तीरंदाजी जो चैंपियनशिप होगा ये बांग्लादेश में होगा 2025 में। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, वहाँ का जो करेंसी है वो टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान और महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस, ये इस बार का जो थीम है वो विज्ञान में विश्वास का निर्माण करना, ये इस बार का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस नवंबर का देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑयल सेंट्स डे, ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राज उत्सव, कर्नाटक का स्थापना दिवस, ये भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑयल सोल्ट्स डे, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरुनलन, ये 2 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व जेली फिश दिवस, ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस, ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस, ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 6 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।